हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2022-23 का। देख लीजिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2023 और विषय है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, क्लास 11, फुल मार्क्स है 40 यानी कि 40 नंबर का एग्जाम होगा आप लोगों का। तो इसका हम लोग इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 40 है और सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और यदि गलत होता है तो कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना कि जो प्रश्नावली होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन है कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है, फिर एक प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, फिर एक प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए और फिर एक प्रश्न अस्पष्ट होना चाहिए। तो देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है, साथ ही प्रश्न अस्पष्ट होना चाहिए और प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, ये तीनों ही यहाँ पर प्रश्नावली की विशेषता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि प्रश्न में उत्तर का संकेत मिलना चाहिए, ये आप लोग का प्रश्नावली का विशेषता नहीं है। इसलिए आप लोग का पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा पहला का। आगे बढ़ते हैं तो आगे दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जो जनक है उस कहा जाता है गॉटफ्राइड एकेनवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ये जो कथन दिया गया है इसे एक अर्थशास्त्री ने कहा है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री ने कहा है, तो इसका यहाँ पर आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा तीसरा का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो आपका जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा सही व्याख्या करना कठिन। जो मुक्तोत्तर प्रश्न है इससे संबंधित जो सत्य कथन है वो है सही व्याख्या करना कठिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि परास का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेंज। रेंज का यहाँ पर क्या अर्थ है, परास का क्या अर्थ होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है आर, यानी कि रेंज बराबर एल माइनस एस। एल जो है यहाँ पर अधिकतम प्रेक्षण है और एस जो है ये न्यूनतम प्रेक्षण है और ये यहाँ पर घटाव लगाया है, मतलब कि अंतर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग का 5वां का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्ग में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो ये किस वर्गीकरण का उदाहरण है, ये है आप लोग का गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है 7वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। जो पंक्ति शीर्षक होता है उस शीर्षक को क्या कहा जाता है यहाँ पर बताना है। तो उसको बोलते हैं अवशीर्ष, यानी कि स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 7वां का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 8वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। आयत चित्र आप लोगों ने देखा होगा, ये मैथ में भी था 8 या फिर 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयत चित्र किसी इस प्रकार का होता है, ये हमारा हो गया ग्राफ और इसमें यहाँ पर ये सटा हुआ होता है आयत चित्र इस प्रकार से। तो जो आयत चित्र होता है ये किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है। चर मतलब वेरिएबल जिसका कि मान बदले। तो ये होता है सतत चर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आप लोग का 8वां का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है।
तो उसे कहा जाता है समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है एक्स बार यहाँ पर क्या है, समांतर माध्य, तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का क्या मतलब है, सिग्मा एक्स का मतलब है यहाँ सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ना, और एक्स जो है ये प्रेक्षणों की संख्या है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या का योग बटे यहाँ पर जो प्रेक्षणों की कुल संख्या है एन यहाँ पर ओ है। तो इस प्रकार से 9वां का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो ये होता है आप लोग का माध्य इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका सिंपल आंसर है, आप लोग ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ये हो जाएगा चतुर्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। जो मानक विचलन के सापेक्ष माप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी बोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का माध्य विचलन यानी कि मीन डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें मानक विचलन दे दिया है और समांतर माध्य दे दिया है, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है विचरण गुणांक। तो सबसे पहले आप लोग को जाना होगा कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन बटे में समांतर माध्य, यानी कि विचरण गुणांक बराबर, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, मानक विचलन बटे समांतर माध्य और गुणे में होता है 100। तो अब इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला से यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले ऊपर था मानक विचलन, तो मानक विचलन का मान दे रखा है 16, और बटे में नीचे से समांतर माध्य का मान दे रखा है 50, और गुणे में कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, और ये हो जाएगा 16 दूनी के 32, और ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि 100 से गुना किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32%। इसके बाद आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेखीय, यहाँ पर हो जाएगा रेखीय सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। दो चर है जिनके बीच सहसंबंध पूर्णांक धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो इसका मान होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कोटि संबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। जो कोटि संबंध है इसका श्रेय किसे जाता है, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये जाता है आप लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं स्पीयरमैन को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 17 का। और इसका जो फार्मूला होता है जो कि स्पीयरमैन ने ही दिया था, ये होता है रो बराबर, ये जो ये रो है, रो बराबर होता है 1 - 6 सिग्मा d² बटे n इंटू n² - 1। ये होता है फार्मूला जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
तो भार के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है आधार अवधि की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो इस सूचकांक को यहाँ पर कहा जाता है सरल समूहित सूचकांक, साथ ही सरल मूलानुपाती सूचकांक और साथ ही भारित सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं हम लोग कृषि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग का गठन किया गया था आप लोग का 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और योजना आयोग के ही नाम बदल के फिर इसे बना दिया गया था नीति आयोग। और नीति आयोग का आप लोग का गठन पूछे तो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग अब नहीं रहा है, योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसका जो गठन हुआ था वो था 1950 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये थे 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये कब से कब तक था, तो 2012 से 17 तक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जिसे कि हम लोग LPG के नाम से जानते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1991 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर विनिवेश का उद्देश्य बताना है। तो विनिवेश का जो उद्देश्य होता है ये होता है, आप लोग देख लीजिए कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये आप लोगों की थी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो ये सभी को पता है कि ग्रामीण गाँव में ज़्यादातर कृषि होती है, इसलिए आजीविका का सबसे ज़्यादा आधार जो होगा वो कृषि ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है निम्न में से, तो भारत ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यहाँ पर। फिर 29 नंबर वाला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी कि मनरेगा। तो ये पारित हुआ था 2005 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 29 नंबर का। और यहाँ पर एक और आप लोग पॉइंट याद रखिएगा जो कि कभी कभी पूछ देता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को कम से कम कितने दिनों का काम यहाँ पर दिया जाता है। तो 100 दिनों का, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। तो देख लीजिए इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक ये मानव पूंजी है, लेकिन कंप्यूटर ये कोई मानव पूंजी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास एक साधन है, साथ ही एक साध्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, साधन एवं साध्य दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते तो 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारित संरचना के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें आता है आप लोग का बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह थी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है 35 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश होता है। तो क्या होता है, अधिक होता है। जो ग्रामीण श्रम बल है वो शहरी श्रम बल से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अधिक। इसके बाद है 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए
कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को यहाँ पर डैश से फिर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दिहाड़ी मजदूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है 37 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। गैर परंपरागत स्रोत बताना है, तो यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है 38 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है, मतलब कि किससे पता चलता है कि स्वास्थ्य अच्छी है या फिर खराब है, तो यह है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य कैसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है 39 नंबर वाला क्वेश्चन कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। जो जैविक खाद होते हैं, यानी कि जो भी हम लोग गोबर वगैरह उपयोग करते हैं, उसे सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि सार्क यानी कि SAARC का गठन कब हुआ। तो इसका गठन कब हुआ था यहाँ पर बताना है। तो इसका जो गठन हुआ था आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, यानी कि 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।